बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ना शेर धाड़ा ना ही तीर ने बाजी मारी और हुआ कुछ यूं के आजाद कश्मीर में कप्तान का बल्ला चल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आजाद कश्मीर के आम इंतखाबात में मैदान मार लिया है। पीटीआई ने 25 सीटों के साथ वाज़ेह सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। बगैर किसी जमात के तनहा आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है पीटीआई। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने 11 जबकि नून लीग को सिर्फ 6 सीटें ही मिल सकी हैं, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने एक एक नशिस्त अपने नाम की है। एक हल्के LA 16 के नताइज रोक लिए गए हैं जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रशीद सुलेहरिया ने नताइज का बाकायदा ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि जो पार्टी हार जाएगी धांधली का इल्जाम लगाती है। अभी तक किसी जमात ने धांधली की कोई तहरीरी शिकायत जो है वो तो नहीं की, जबकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबात को धांधली ज़दा जो है वो जरूर करार दे दिया गया है। नून लीग ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का कहना है कि आइंदा लाहेमल का ऐलान जो है वो पार्टी करेगी। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीटीआई ने इलेक्शन में धांधली और तशद्दुद का सहारा लिया है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई में नाकाम रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी पिछले इलेक्शन की निस्बत 3 सीटें ज्यादा जीतकर बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बन गई है। धांधली के इल्जामात पर हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन को काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का बयानिया अपनी मौत आप मर गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो से इस्तीफा लेना चाहिए। कश्मीरियों ने नवाज शरीफ की मुलाकातों पर रद्द-ए-अमल दिया और मरीम नवाज का बयानिया जो है उसे मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी कश्मीर में सुकड़ गई है, 2023 में सिंध से भी सफाया जो है वो कर देंगे। वाकई वजीर अली अमीन गंडापुर ने भी ऑपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी पर काफ़ी सख्त तनकीद की है। एक तरफ दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे रही हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा की जानिब से भी काफ़ी सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। इंतखाबी मुहिम की तरह माहौल को गर्म रखने की हर मुमकिन जो है इसका कोशिश की जा रही है। आखिर हुकूमत का प्लान है क्या, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि अपोजिशन का अगला लाहेमल क्या होगा। आखिर नून लीग अपनी हुकूमत को क्यों नहीं बचा सकी, आज़ाद कश्मीर में शिकस्त की वजह आखिर बनी क्या अवाम ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज का बयानिया मुस्तरद कर दिया, या फिर नवाज शरीफ के बैरून मुल्क होने वाली मुलाकातों पर कश्मीरियों ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली और अपना इलेक्शन भी जीत गए हैं, शाह गुलाम कादिर साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 31 नशिस्तों में से सिर्फ 6 नशिस्तें जीते हैं शाह साहब आप, ये हुआ क्या, वजह क्या बनी? क्या मरियम नवाज साहिबा का जो बयानिया था वो कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया, या फिर आपकी कारकर्दगी ऐसी रही कि आपको इस शिकस्त का सामना करना पड़ा? ख्याल में ना कारकर्दगी है ना बयानिए का दखल है, ये तो मैनेजमेंट का दखल है। ये मैनेजमेंट कैसे होती है इलेक्शन की, ये मैंने आप देखें कि सबसे बड़े जलसे तो मरियम नवाज साहिबा का हुआ और एक मोबिलाइजेशन तो बहुत हुई, लेकिन जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में हो तो उससे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, तो इसलिए ये इश्यूज पैदा होते हैं। और चूंकि बाज माने जब फेडरल गवर्नमेंट होती है तो उस पार्टी को एक एज हासिल होता है कि जी हमने काम करवाने हैं या हमने फंड्स लेने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो इस तरह के इश्यूज हैं जो मैनेजमेंट उन्होंने की है। बहुत सारे लोग जो हैं जो मुस्लिम लीग के स्टालवर्ड्स थे उनको उन्होंने, मतलब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं तो अल्लाह का करम है मैं जीत गया, लेकिन मेरे हल्के में मैंने ईद वाले दिन भी लोगों को जो स्टालवर्ड्स थे उनको जो है पीटीआई की हिमायत। मैनेजमेंट की शाह साहब आपने बात की, लेकिन कहते हैं कि जिसकी हुकूमत होती है उसको फायदा होता है या मैनेजमेंट करने में जो है वो आसानी होती है। आपकी हुकूमत फिर भी जो है वो इस तरह के हालात देखने में मिले, लेकिन ये क्या होता है कि जहां पर आप लोग जीते हैं वहां पर आप लोग नताइज को तस्लीम करते हैं। मरीम नवाज साहिबा तो कह रही है कि वो इंतखाबात को तस्लीम करने से ही इनकार कर रही हैं। अब आप भी तो जीते और अच्छी खासी लीड से अपने हल्के से जीते हैं, तो फिर ये क्यों होता है कि जहां पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी वही इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन होगा? इलेक्शन डे जो है ना, इलेक्शन डे, इलेक्शन के दिन तो आप मैंने ठीक है, पोलिंग ठीक होती है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो प्री पोल मैनेजमेंट होती है वो प्री पोल मैनेजमेंट की है पीटीआई ने, काफी अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया है और उनके वज़रा ने की है। तो इस तरह ये चीजें जो हैं इस तरह की मैनेजमेंट उन्होंने की है। कुछ हमारे लोग देखे ना, कुछ हमारे 2-3 सिटिंग एमएलएज को जो है वज़रा को साथ ले गए
कोई और जगह से ले गए। तो इस तरह उन्होंने प्री पोल मैनेजमेंट बड़ी कर ली थी। उसमें कोई मॉनेटरी नई एटीएम मशीन भी खरीद ली उन्होंने बाहर से, तो वो भी इस्तेमाल हुई। तो इस तरह के इश्यूज होते हैं जो। लेकिन शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी तक यही कहा गया कि कोई रिटर्न उस तरह से दरखास्त जो है वो इस हवाले से नहीं दी गई। हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन होता है तो धांधली के सिर्फ इल्जामात जो हैं वो लगते हैं। तो लाएहमल क्या अब आप लोगों की तरफ से अपनाया जाएगा? कोई धरने का प्लान है, एहतजाज की कॉल है, करना क्या है? कल ही मोहतरमा इलेक्शन खत्म हुआ है, मेरा रिजल्ट सुबह 3 बजे आया है। अच्छा, ठीक है, 123 पोलिंग स्टेशन का, अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। तो इसी तरह अभी बाकी दोस्त जो है वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में हैं। अभी एक आध दिन में बैठ के सारे पर लाए अमल तैयार करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, ये भी सवाल उठाया जा रहा है शाह साहब के जो सीनियर क़यादत थी मुस्लिम लीग नून की वो मिसिंग थी, या वो उस तरीके से कश्मीर में एक्टिव नजर नहीं आई। हम नाम मानते हैं कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो बड़ा एक्टिवली उन्होंने अपनी कैंपेन जो चलाई है, लेकिन कुछ फेसेस जो बड़े फेमिलियर हैं नून लीग के साथ, फॉर एग्जाम्पल शाहिद खान अब्बासी हैं या एहसन इकबाल साहब है, हमजा शहबाज साहब को कहा जाता है कि जोड़ तोड़ के बादशाह समझे जाते हैं, तो वो उस तरीके से नजर नहीं आए। ये भी एक वजह हो सकती है इसकी? नहीं, ये कोई वजह नहीं है। एहसन इकबाल साहब एक्टिव थे, शाहिद खान साहब भी एक्टिव थे, बल्कि हमजा शहबाज और अपने ख्वाजा साद रफीक साहब, ये लाहौर में जो हमारी पंजाब की सीटें थी इनके ऊपर टिकट देने में और इन सारे अमल में वो खुद शामिल थे। तो इसलिए ये कहना कि वो शामिल नहीं थे, नहीं, ये तो मेरा ख्याल है ऐसे ही और किसी ने पेपर की उड़ा दी। कैंपेन की हम बिल्कुल बात कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि शाह साहब, नून लीग आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत तो नहीं बचा सकी, लेकिन फिर दूसरे नंबर पे भी नहीं, बल्कि दूसरे नंबर पे तो पीपल्स पार्टी नजर आई। आप लोग बिल्कुल तीसरे नंबर पे आखिर में हमें नजर आए। तो क्या समझा जाए इससे कि बयानिया जो है वो मुस्तरद कर दिया आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, मरीम नवाज साहिबा का, नवाज शरीफ साहब का, या फिर जो मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की उसके ऊपर एक रिएक्शन था ये कश्मीरी अवाम की तरफ से? तो देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि जब गवर्नमेंट में हो ना, देखिए पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट में थी और 2016 में हम जब इक़्तिदार में थे, पीपल्स पार्टी बड़ी मुश्किल से 2 सीटें जीत सकी थी। अच्छा, हमने तो 6 सीटें जीती हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारी कारकर्दगी तो उनसे बेहतर है, विद हैविंग ऑल द ऑड्स ऑन द टेबल। ठीक है ना, तो इसके बावजूद हमने 6 सीटें जीती हैं और अभी मेरा ख्याल है कि 1-2 सीटों का जो है वो अभी भी अगर गिनतियों का अमल दोबारा शुरू हो जाए तो हम शायद और जीत जाएं। नहीं तो जा रहे हैं आप रीकाउंट में, जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से दरखास्त दी जाएगी इसके लिए? हैविंग ऑल द ऑड्स, जी यही मैंने गुजारिश की है कि पहले हमारे जो जिन हलकों में हमारे दोस्तों को कोई शिकायत हैं वो अभी हम इकट्ठे होंगे सोच समझ के, फिर हम इंशाल्लाह इसको सही। लेकिन शाह साहब, ये थोड़ी अजीब बात नहीं है कि कोरोना के असरात थे, मुआशी हालात बेहतर नहीं थे, लोग महंगाई से परेशान थे, आप लोगों ने मुहिम चलाई ऑपोजिशन ने, और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो इतनी सीटें ले जाती है आज़ाद कश्मीर से। तो फिर क्या समझा जाए कि पीटीआई जो है वो इस वक्त ऑपोजिशन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मकबूल तरीन जमात है मुल्क की? नहीं ख्याल कि ये मकबूल तरीन पार्टी का इसमें, ये तो अब सिर्फ 1.5 साल के बाद जब केयरटेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनेगी तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी मकबूल। तो अच्छा। देखेंगे ये जितने उनके साथ हैं उनमें से कितने उनके साथ रहते हैं और कितने नहीं रहते। तो ये बहुत सारे हैं वो जो, इसलिए मकबूल तरीन पार्टी तो नहीं है, यकीनन नहीं है। पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शनों में तो आपने देख लिया, तो वो नहीं है। ये जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, इन्फ्लुएंस प्लेसेस हैं जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। लोगों का भी ये गुमान होता है कि जी अगर इस पार्टी को हम वोट देंगे तो हमें शायद नौकरियां मिल जाएं, शायद हमारे फंड्स रिलीज हो जाएं। तो ये सोच है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, यानी आप नहीं मानते कि तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी? आपको लगता है कि जब टेन्योर ख़त्म होगा तो फिर असल जो है वो चेहरा नज़र आएगा, या लोगों के भी असल रंग जो है वो नज़र आएंगे और फिर देखा जाएगा कि कौन पार्टी के साथ है और कौन नहीं? बहरहाल आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तो कुछ और ही बता रहा है। धांधली के इल्ज़ामात तो लगते ही रहते हैं। अब मेरे ख्याल में शायद इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए कि 2023 में भी कहीं जो है अपोजिशन ये ना कह रही हो कि धांधली हो गई है, और तब भी जो है वो यही नज़र आए कि नताइज को जो है वो तस्लीम नहीं किया जा रहा। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सेनेटर फैसल जावेद साहब हमें पीटीआई से ज्वाइन करेंगे। उनकी
तरफ का मौक़िफ़ भी जो है बिल्कुल हम जानेंगे कि हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि हुकूमती वज़रा भी काफ़ी जो है वो सख्त किस्म के बयानात दाग रहे हैं और गर्मा गर्मी जो है वो सियासी बढ़ रही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पीटीआई जो है वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीत गई है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की हुकूमत से गिला हमेशा ही ऑपोजिशन का रहता है कि वो उस तरह से मेच्योरली एक्ट नहीं करती, या फिर हुकूमत में एक ठहराव होना चाहिए और एक पेशेंस का मुजाहरा जो है वो उनको करना चाहिए, लेकिन हुकूमत की तरफ से नहीं किया जाता। तो यहाँ पर भी उस तरह की सिचुएशन जो है वो हमें नजर आ रही है। वफाकी वज़रा जो है वो बयानात पर बयानात दाग रहे हैं और एक तो इलेक्शन जीत गए और अब नमक पाशी जो है वो भी जख्मों के ऊपर की जा रही है और मशवरे दिए जा रहे हैं वफाकी वज़रा की जानिब से बिलावल साहब को और मनीम नवाज साहिबा को कि वो जो है वो इस्तीफे दे दें। तो ये जो है क्यों हो रहा है और अब जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उनका क्या करना है। सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे रिपीट टेलीकास्ट चल रही है, वही इंतखाबात और उसके बाद फिर धांधली के इल्ज़ामात बिल्कुल वैसे ही हैं और वही दोनों पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। वो तो ये कहते हैं कि वो नताइज को तस्लीम नहीं करते, धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। क्या कहेंगे आप? अब ये तो खैर उन्होंने पहले से ही कह दिया था, पोलिंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी उस वक्त से पहले से ही कह दिया था और इनके सारे टिकर्स भी तैयार थे, स्टेटमेंट्स भी तैयार थी कि हमने ये करना है, ये प्री प्लान था, ये तो उन्होंने करना था। इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया था कि ये धांधली का शोर इन्होंने शुरू कर दिया है। अच्छा, अगर धांधली है तो इलेक्शन कमीशन मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, पिटीशन करें, रीपोल के ऊपर एप्लीकेशन डालें, आइडेंटिफाई करें, हल्के बताएं कहाँ धांधली हुई है, सबूत दे दें, आ जाए दोबारा इलेक्शन कर लेते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। धांधली का सेनेटर साहब हम तो फिर इसी चीज में लगे रहेंगे ना भाई, हम तो इसी चीज में लगे रहेंगे कि हल्कों की निशानदेही अब दोबारा से वहां ऐसे वैसे वो ये कहते हैं कि हम करेंगे, हम रिकाउंट की तरफ भी जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताएगा कि तमाम जमातों का कंसेंसस क्यों एक चीज के ऊपर जो है वो नहीं हो पा रहा है। अभी धांधली के इल्जाम थे 2018 में थे भी, अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि 2023 में भी इसी तरह के धांधली के इल्जाम जो है वो लगाए जाएंगे और फिर खुदा ना खास्ता इस नैज पे चीजें ना पहुंच जाएं कि मुल्क जो है वो किसी इंतशार की तरफ चला जाए। तो आप क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं कंसेंसस हो पा रहा सारी जमातों का इस पे? सोच नहीं रहे, हम तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं चीजें, उसमें आए हमारे साथ, हमें ये दोबारा ऑफर देते हैं, दोबारा आए हमारे साथ और वो एक ही हल है। देखिए 1970 के बाद कोई भी इलेक्शन जो है ऐसा नहीं गया जिसमें शोर ना मचा हो, धांधली के एलिगेशन ना लगी हो। और अब दौर है आईटी का, तो एक तो है कि आप ईवीएम के ऊपर जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो आपकी ट्रांसपेरेंसी आएगी, हारने वाला ग्रेसफुली अपनी शिकस्त कबूल करेगा। और दूसरा है कि इस पूरे जो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स जो लेकर आए हैं, उसमें अपोजिशन हमारे साथ बैठे और बताए कि कहाँ क्या करना है, किस तरह से करना है। तो मिल बैठ के हम ये करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो वोटिंग राइट्स देने वो वाला, दोनों चीजें हम करने को तैयार हैं। आप आए हमारे साथ, आए तो सही ना, बैठे और बैठकर इस पे आगे करें। नहीं, वो तो आने के लिए तैयार है, लेकिन जो एतराज़ात वो उठा रहे हैं फैसल साहब, वो तो फिर आप दूर करें ना उनके एतराज़ात। हुकूमत तो हम देख रहे हैं कि मामलात को मजीद बिगाड़ देती है। कश्मीर की इलेक्शन मुहिम के दौरान क्या कुछ नहीं हुआ, बात चोर डाकू तक ही नहीं रही, अब तो थप्पड़ों की जो वो है नारे वो भी लग गए। तो माहौल को मजीद वायलेंट करने का काम हुकूमत की तरफ से तो नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कैंपेन में आयशा, नारे इलेक्शन कैंपेन में दोनों तरफ से गोलाबारी हुई है, नारे लगे हैं, वहां से शुरुआत हुई है दूसरी तरफ से, और वो हुकूमत में थे और उन्होंने हुकूमत में होने के बावजूद जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है। हम तो अपोजिशन में भी नहीं थे कश्मीर में, हम तो उस कश्मीर के इलेक्शन में कहीं पे भी नहीं थे, तो वो हुकूमती पार्टी थी और उनके वजीर आजम भी थे। ये भी लोगों को पता है कि निगरान हुकूमत नहीं आती कश्मीर के अंदर, वहां पे तो अभी भी वजीर आजम नून लीग के। और जब उनकी हुकूमत और उधर से शुरुआत हो, गंदी जुबान इस्तेमाल की जाए, बिलो द बेल्ट पब्लिक रैली में आप कर रहे हैं, तो फिर जलसों में फिर दोनों तरफ से चलती है। और ये जो आप बात करिए कि हम नहीं बैठते और हम नहीं सुनते उनकी बात, हम तो सुनने को तैयार है।
हम तो कहते हैं कि आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर अपना इनपुट तो देना, आए पेपर देखें, बात करें, अपना इनपुट दें, जो चीजें करनी है, लेकिन ये तो बैठते ही नहीं है। स्पीकर साहब ने कई दफा इनको खत लिखा है। अच्छा, ये मेरी बात सुने ना, आपकी जमात इलेक्शन जीत चुकी है, अब ये जो जिस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं वफाकी वज़रा की जानिब से, आप लोगों को नहीं चाहिए कि अब इलेक्शन जीत लिया तो आप लोग अपोजिशन को इत्मीनान में लें, ना कि जिस तरह के फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि बिलावल और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें? तो कर क्या रहे हैं आप लोग? गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं? आप कह रहे हैं आए जी बैठे हम आपकी बात सुनेंगे, और दूसरी तरफ इस तरह के मशवरे भी आप लोग दे रहे हैं, तो हो क्या रहा है? देखें, एक तरफ अपोजिशन है और सियासी चीज़ें, और दूसरी तरफ टेक्निकल चीज़ है, और वो है पार्लियामेंट का फोरम। उस पर आप कमेटियों के अंदर, चीज़ों के अंदर बैठ के, लेजिस्लेशन के अंदर तो काम करते हैं। एक होता है पॉलिटिकल, आपकी ये आपस में चलती रहती है, एक होता है टेक्निकल चीज़ जो कि पार्लियामान के अंदर होता है। तो उसमें आए ना बैठे, तो वो हमारी तरफ से तो बार बार हम उन्हें कहते हैं कि आए कमेटी के अंदर बैठे, मिलके हम इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है वो लेके आते हैं, और ये सब के लिए ज़रूरी है, ये सारी पार्टीज के लिए ज़रूरी है, और ये सिस्टम जो है इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी को, और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसकी तरफ बात जाएगी। लेकिन ये तैयार ही नहीं है, क्योंकि बगैर धांधली के और धौंस धांधली के ये PMLN और पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। अगर ये बगैर धांधली के इलेक्शन जीत सकते तो ये कश्मीर की इलेक्शन इन्हें जीतनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने धांधली की है जिन हलकों में जहां पर इन्होंने अपनी मशीनरी इस्तेमाल की है। कश्मीर में इनकी हुकूमत, इनका अमला, इनका वजीर आजम, इनकी सारी चीज़ें, और कहते हैं जी PTI धांधली करेगी। तो ये चीज़ें आप अपने सामने रखें, और आज भी आप कह रहे हैं गुड नहीं, वैसे देखिए होता तो यही है ना कि जिसकी मरकज़ में या वफाक में हुकूमत होती है, तो वो जो है वो इलेक्शन कश्मीर का जीत जाता है। इस बार आपकी थी, आप लोग भी इलेक्शन जो है वो जीत गए। अभी मेरी शाह साहब से बात हुई, शाह गुलाम कादर साहब से, उन्होंने कहा कि प्री पोल जो है मैनेजमेंट की गई है, तो वो तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम तो इलेक्शन जीते हुए हैं ना जी, अब क्या ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? अल्लाह का करम हुआ है। पहले होता था जिसकी फेडरल में गवर्नमेंट होती थी, कश्मीर में होती थी, उन्होंने कौंसिल वो सारा इन्होंने तरमीम ली थी, की थी नून लीग वालों ने अपने हुकूमत में। तो इस्लामाबाद वाला जो था वो सिलसिला खत्म हो गया था। तो अब वो नहीं था कि जिसकी हुकूमत फेडरल में होगी उसी की कश्मीर में आएगी, क्योंकि वो उन्होंने ख़त्म कर दी थी चीज़, वो कौंसिल क्या था। तो अब तो अवाम ने फैसला किया है, और देखिए दो वजह थी इस फैसले की। एक तो पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ही कश्मीर के अंदर इक़्तिदार में रहे हैं, और दोनों ने कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया, तो इस कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। दूसरी वजह जो कश्मीरियों के हकूक की बात है, जो भारतीय मजालिम के खिलाफ बात है, वो इन दोनों में से किसी ने नहीं की। तो ये दोनों चीजें इनकी शिकस्त का सबब बनी है। सही, चलें, आप समझते हैं कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से दोनों पार्टीज को कश्मीर में शिकस्त हुई। बहुत शुक्रिया सेंटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगर आप सेहतमंद और तवाना हैं तो दुनिया बड़ी हसीन लगती है, और अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो दुनिया की हर खुशी आपके लिए बेमानी हो जाती है। इंसानी वसाइल को तब ही इंसानी सरमाया, ह्यूमन कैपिटल कहा जा सकता है, जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद, हुनरमंद और मुआशरे के लिए सूदमंद साबित हो, वरना दूसरी सूरत में एक फर्द मुआशरे और हुकूमत के लिए एक बोझ या जिम्मेदारी बन जाता है। लेकिन हमारी रियासत में बनाए गए कवानीन के मुताबिक अगर आप बीमार हैं और आपको जिगर या गुर्दे की तब्दीली की जरूरत है तो आप अपने रिश्तेदारों के रहमो करम पर हैं। रियासत के बनाए हुए कानून के मुताबिक रियासत आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए पंजाब में गुर्दे और जिगर की आर्जी में मुब्तला हजारों मरीज जो हैं वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला, आखिरी सांसें लेने पर मजबूर हैं। पंजाब हुकूमत के बनाए हुए एक कानून के बाइस गुर्दों और जिगर के आर्जे में मुब्तला हजारों मरीजों को जिगर और गुर्दों की पेवंदकारी की इजाजत 11 साल बाद भी नहीं मिल सकी। सिर्फ एक कानून है जी जो मरीजों के आड़े आ जाता है, मरीज जाएं तो आखिर कहां जाएं।
बहुत हमने इलाज किया। एक भाई या अम्मी की डेथ हो गई है, अब्बू बीमार हैं और वो चारपाई पे पड़े हुए हैं। अब डॉक्टरों ने कहा ये जो पंप कहते हैं ना कि आखिरी है, इसके बाद और पंप कहत भी नहीं डलेगी। मेरी एक छोटी सी बच्ची है 5 साल की, वो मुझे देख के इतना परेशान होती है, बहुत ज्यादा। मैं उसके सामने रोती नहीं हूँ। मेरे अब्बू इतना परेशान होते हैं, मेरी बहन भी हर वक्त फोन करती रहती है, हर वक्त पूछती रहती है, वो हर वक्त मेरा ख्याल रखती है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है। और ये सिर्फ एक मिसाल है, जबकि हजारों मरीज मौत के इंतजार में बैठे हैं और कई जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के एक्ट के मुताबिक सिर्फ नजदीकी खूनी रिश्ते ही अपने जिस्म के किसी अज़ा का हिस्सा मरीज को अतिया कर सकते हैं। नजदीकी खूनी रिश्तेदार में वालिदैन, बेटा, बेटी, बहनें, भाई और बीवी शामिल हैं। गुर्दे और जिगर की आर्जी में मुब्तला ऐसे मरीज जिनका क्लोज ब्लड रिलेशन नहीं है, तो वो मरीज कहां पर जाएं? पियोटा के कानून के मुताबिक अगर किसी मरीज का क्लोज ब्लड रिलेशन डोनर नहीं, तो फिर अतिया करने वाले और ऑर्गन लेने वाले मुतलका मरीज के केस का फैसला एवेलुएशन कमेटी करेगी। गुज़श्ता 11 साल में एवेलुएशन कमेटी ने ऐसे किसी एक भी मरीज की पेवंदकारी की इजाजत नहीं दी है। बदकिस्मती से एवेलुएशन कमेटी तो बनाई गई, लेकिन एक भी मरीज की पेवंदकारी की मंजूरी नहीं दी गई। एवेलुएशन कमेटी ने सिर्फ ये चेक करना होता है कि कहीं मरीज का डोनर के साथ पैसे का लेन देन तो नहीं है, मगर इसके बावजूद आज तक इस कमेटी से कोई एक केस पास नहीं हुआ है। पंजाब में हजारों मरीजों की जिंदगियां बचाने के लिए पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के एक्ट में तरमीम करने की इस वक्त अशद जरूरत है। बैरून मुमालिक में जिगर और गुर्दों की पेवंदकारी के लिए खूनी रिश्ते के अलावा भी दूसरा कोई भी फर्द जिगर और गुर्दा अतिया कर सकता है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। हमसाया मुल्क भारत में ट्रांसप्लांट एक्ट 1194 के तहत कोई भी जो खूनी रिश्तेदार है अपना ऑर्गन दे सकता है। अगर रिश्तेदार मैच नहीं कर रहा तो आप किसी दूसरी फैमिली के साथ बॉडी पार्ट को तब्दील भी कर सकते हैं, मगर कमेटी की मंजूरी के बाद उसी कानून के तहत 1500 के करीब ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। रूस में ऑर्गन की खरीदो फरोख्त बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है, मगर आप अतिया जरूर कर सकते हैं। चीन में ऑर्गन अतिया करने वाले के रजिस्ट्रेशन की तादाद जो है वो 35 लाख है, मगर पाकिस्तान में एक कानून कब तक हजारों मरीजों को मौत के दहाने तक पहुंचाता रहेगा? आज इसी अहम मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ जी डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद साहब मौजूद हैं और इसके अलावा डॉक्टर मुर्तजा हैदर डायरेक्टर जनरल पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। मियां नवीद साहब, ये क्या ये तो बड़े अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है, और ये एवेल्यूएशन कमेटी क्यों बनाई गई थी? इसका क्या मकसद था? अगर 11 साल में उन्होंने एक भी एवेल्यूएशन करनी नहीं थी, क्या उनको खौफ आता है, डर लगता है, होता क्या है? और उनकी अगर खौफ भी है या डर भी है कि कहीं पैसे का लेन देन ना हो, तो उनके इस खौफ या डर की वजह से मरीज जो है वो मौत के मुंह तक कब तक पहुंचते रहेंगे? आशा, बिल्कुल उनका यही काम है कि उन्होंने सिर्फ ये चेक करना है कि कहीं पैसों का लेन देन तो नहीं है, कहीं मरीज ने गुर्दा या जिगर खरीदा तो नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से ये जो एवेल्यूएशन कमेटी है जो कि हर अस्पताल में बनाई गई है, खास तौर पर जितने भी अस्पताल जहां पर 25 के करीब गुर्दों की पैवंदकारी की गई है, वहां पर ये कमेटी बनाने का जो है वो कानून मौजूद है। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक 11 साल हो चुके हैं इस कानून को आए, एक भी केस का फैसला नहीं किया। उसमें सर्जन हैं, उसमें नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उसमें माहिर इमराज गुर्दा मसाना शामिल होते हैं। तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से डरते हैं कि कहीं हम बाद में पकड़े ना जाएं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप इसको एवेल्युएट करके केस आगे दे दें। लेकिन आज तक एक केस भी नहीं हुआ, और हजारों ऐसे मरीज हैं जो बेचारे जिनका खूनी रिश्तेदार डोनर नहीं है, तो वो फिर कहां जाएं? कहीं ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, कहीं टिश्यू मैच नहीं करता, बड़ी कबाहतें आ जाती हैं। ऐसा ही है। तो मुझे ये बताइए मियां नवीद साहब कि इन 11 सालों में जो एवेल्यूएशन कमेटी कोई फैसला नहीं कर पाई फॉर व्हाटएवर रीजंस, जितने मरीज मरे उनका खून किसके सर है? उनका ये जो कानून बनाया गया है, इसके ऊपर पंजाब असेंबली के अंदर जाने वालों के ऊपर एक सवालिया निशान है। और मुझे तो ये भी पता लगा है कि ये पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की जानब से आज से 3 साल कबल प्रोफेसर फैसल मसूद साहब मरहूम जो इस दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने ये लिखा था कि इसको तरमीम करें। लेकिन आज तक 3 साल हो चुके हैं, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया इस बात के ऊपर क्या इसको। डॉक्टर मुर्तजा हैदर साहब जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर मुर्तजा हैदर साहब, गुफ्तगू आप बिल्कुल सुन रहे होंगे, आखिर क्यों तरमीम नहीं हो सकी और ये एवेल्यूएशन कमेटी क्या काम कर रही है? 11 साल में एक भी केस जो है उसके ट्रांसप्लांट की इजाजत नहीं दी गई उनकी तरफ से, क्यों?
केसेस तो जी हमारे यहाँ रूटीनली जो रिलेटेड जो हैं केसेस वो रूटीन में हो रहे हैं सारे। जहाँ तक अनरिलेटेड है जी, देखिए हम उसको हॉस्पिटल्स की जो एवेल्युएशन कमेटी है उनको ये अलाउ है कि वो अगर हमें रिकमेंड करें, ऑफ कोर्स उन्हें देखना होता है कि इसमें नहीं, अनरिलेटेड से आपका क्या मतलब है डॉक्टर साहब? अनरिलेटेड से मतलब जो कि उनका रिश्तेदार नहीं है। एग्जैक्टली तो रिश्तेदार बहुत सारी कबाहतें हैं ना। अब आप तो डॉक्टर हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, कहीं ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, कहीं टिश्यू मैच नहीं करता, और अगर आपकी फैमिली में से कोई आपके साथ मैच नहीं करता तो फिर क्या हल है हमारे पास, या मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? नहीं, देखिए ना, मैंने अर्ज किया कि हमारे इस वक्त भी जो हमारा एक्ट है उसमें इस चीज की गुंजाइश मौजूद है कि जो अनरिलेटेड है वो भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर एवेल्युएशन कमेटी के पास जाएगा ना जी, एवेल्युएशन कमेटी के पास जाएगा। लेकिन देखें, हॉस्पिटल की जो एवेल्युएशन कमेटी होती है उन्होंने इसको एवेल्युएट करना होता है ऑन द बेसिस के इसमें कोई पैसे के लेन देन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई और इस तरह का इशू नहीं है। तो वो जब हमें भेजते हैं तो फिर हम उसको कंसिडर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कोई पैसे का कोई लेन देन या कोई ऐसी कमर्शियल डीलिंग होती है जिसकी वजह से एवेल्युएशन कमेटी। डॉक्टर साहब, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बता रही है कि 11 साल में एक भी ट्रांसप्लांट की इजाजत नहीं दी गई। नहीं जी, ट्रांसप्लांट तो मैंने अर्ज किया, हम मतलब अप्रूव नहीं हुआ ना केस, कहने का मतलब ये है कि एवेल्युएशन कमेटी की तरफ से एक भी केस अप्रूव नहीं हुआ। नहीं, देखें, ट्रांसप्लांट हम हर हफ्ते, कल हमारे सुबह केसेस होने हैं, कल 9 केसेस हैं हमारे जो ट्रांसप्लांट के लिए हैं। मैं अनरिलेटेड की बात कर रही हूँ। हाँ जी, अनरिलेटेड की बात कर रही है। देखिए, अनरिलेटेड की जो है ऐसी बात नहीं है। हम मैं आपको आए कभी ऑफिस में तो डाटा दिखा सकता हूँ कि उसमें किए जाते हैं। देखें, अब अगर जहाँ पे पैसे की लेन देन साबित हो रही हो वहाँ पे तो अलाउ नहीं किया जा सकता ना, कभी ऐसा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तो मुझे ये बता दीजिए कि फिर ये अनरिलेटेड जिसको आप कह रहे हैं, और मैंने फिर आपसे पूछा, वजाहत मांगी कि अनरिलेटेड आप किसको कह रहे हैं, तो जो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक पूरे उतरते हैं वो कितने केसेस जो हैं वो हुए हैं अब तक? देखिए, पिछले 3-4 साल में एक भी केस अप्रूव नहीं हुआ। उससे पहले कुछ केसेस हुए थे अप्रूव जी। तो फिर डॉक्टर साहब, इसका कोई और हल होना चाहिए आपके ख्याल में? ऑब्वियसली मरीजों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता, कोई और रास्ता के रिश्तेदारों के अलावा भी कोई इस तरह का रास्ता निकाला जाए कि मरीजों का इलाज हो सके? जी, गवर्नमेंट इस सिलसिले में बहुत सीरियस है और उन्होंने इसको सीरियसली कंसिडर किया, और हम 2-3 चीजें इसमें कर रहे हैं। एक तो हम ये कर रहे हैं जी कि जो डोनेशन होती है आफ्टर डेथ, अच्छा, जो कोई लोग जो वॉलंटियर करते हैं कि जी मैं